जी संबित जी, एक अपडेट आ रही है। 8 सीटों पर जो हार जीत का अंतर है वो 200 से कम वोटों का है और आपको बता दें कि 60 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पे 1000 के इर्द गिर्द जो है वो जीत हार का अंतर है 76 सीटों पर, और उसके अलावा 20 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का अंतर 500 सीटों का है। 28 सीटें हैं, तो जरा अंदाजा लगा लीजिए कि 28 सीटों पर 500, 8 पर 200 और उसके बाद 76 ऐसी हैं जिन पर 1000। तो चुनाव अभी भी किसी भी और जा सकता है शहनवाज जी, या फिर आश्वस्त हैं? शहनवाज जी टेस्ट सीट बता चुके हैं, तो क्यों शहनवाज जी? 2 बताई है शहनवाज जी, लेकिन ये तो 100 से ज्यादा का आंकड़ा है जो किसी भी और जा सकता है। और कांग्रेस की तरफ से तर्क आ रहा है कि अभी रूरल बैलेट खुलने बाकी है। देखिए, कांग्रेस बिहार को नहीं जानती है। बिहार में कितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, क्या भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर को छोड़ दें, गया को, तो सब जगह रूरल, कोई ऐसी सीट नहीं है जहां गांव का वोट ना हो, ब्लॉक का वोट ना हो। ये ये जो कहते हैं कई बार, जो ब्लॉक गांव बहुत बड़ी तादाद में बिहार में है। अब आप तर्क के लिए शाम तक आप ये कहते रहें गांव खुलेगा तो शहर खुलेगा, अब देखिए अब ये खुलेगा वो खुलेगा, कुछ नहीं खुलने वाला है। कांग्रेस पार्टी जहां है वहां हार तय है, जहां बीजेपी है वहां जीत तय है। नरेंद्र मोदी जी पर लोगों ने यकीन किया है, विश्वास किया। बिहार में जाति के नाम पर वो गठबंधन होता था, लेकिन एक नई जाति आई है जो मोदी जी की, गरीब की जाति है। जो गरीब है उसको लगता है मोदी है तो वो भूखा नहीं रहने देगा, गरीब मोदी है तो हमें बरसात में भीगने नहीं देगा, पक्का मकान देगा, मोदी है तो पहले वो गरीब की चिंता करे। ये जो आत्मविश्वास है ना गरीब के अंदर, कि आपने देखा ना वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें कहा मोदी हमरा घर दे छे, मोदी हमरा पैसा दे छे, मोदी हमरा वृद्धा पेंशन दे छे, तो वोट केकरा देवे? तो गांव का आदमी कहता है जो सब कुछ मोदी जी देते हैं। इतना कनेक्ट भारतीय राजनीति में जितना मोदी जी गरीब से कनेक्ट हैं, और मोदी जी ने गरीब को अपना परिवार मान लिया है। जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो वो जातियां वातियां टूट जाती हैं साहब। अगर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जोकीहाट और किशनगंज नहीं जीत सकती, जो लोग पूरे बिहार के लोग सुन रहे होंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर किशनगंज और जोकीहाट में ये लोग नहीं जीत सकते तो कहीं नहीं जीत सकते, आप ये समझ जाइए। इसलिए ये मानकर चलिए कि आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं शहनवाज भाई, कांग्रेस ने ले ली, उस दिन ही दिन लद गए उन लोगों के। आप इन 2 सीटों के आधार पर ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये ट्रेंड अब परिवर्तित होने वाले नहीं है, भले से अंतर 1000 से कम का 60 सीटों में। जनाब मैंने सर मैं उन दोनों सीट का सांसद भी रहा हूं। जब मैं किशनगंज से एमपी था तो तस्लीमुद्दीन साहब का घर है जोकीहाट, और किशनगंज से मैं सांसद रहा हूं। मैंने आपको ये 2 सीटें ऐसी बताई जहां मैं एक बार लोकसभा लड़ा था तो एक बार लीड किया था किशनगंज, और जोकीहाट में भी लीड नहीं किया। अगर जोकीहाट में रंजीत यादव और किशनगंज में स्वीटी सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस से आगे हैं, आरजेडी से आगे हैं, तो आप समझिए क्या स्थिति है बिहार में। ये जो अभी दिल बहलाने के लिए, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये कह दिया जाए कि नहीं 200-500 से लड़ाई हो रही है 70 सीटों पे, ऐसा नहीं है। बहुत जगह लड़ाई बहुत अच्छी हुई, और जो भी बढ़त है वो हमारी इम्प्रूव होने वाली है। हम 130 के आंकड़े से बहुत आगे जाएंगे। बीजेपी और हम, यानी हम 121 लड़े थे, हमने अपने कोटे की सीटें दी थी सहनी जी की पार्टी को, वीआईपी पार्टी को 11 सीटें। 121 में हम 110 ही लड़े, 100 उसमें से दी, और नीतीश कुमार जी ने अपने कोटे से सीट दी थी हमको 7 सीटें। तो आप ये समझ जाइए कि हम यानी वीआईपी पार्टी और बीजेपी और जेडीयू इन सब मिला के 130 है, जिसमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ये और इम्प्रूव होने वाला है। शहनवाज जी, विद्यानाथ झा बोल रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं गांव खोलने वाला है, वो इस भ्रम में है कि हम शहर की पार्टी हैं। जी हम गांव की पार्टी हैं। मैं भागलपुर गया था, मैं कहलगांव गया, और उस पूरे इलाके में मैं घूमा। मैं सुल्तानगंज भी गया था। वहां मैंने देखा कि विकास की अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में बाकी जगहों पर विकास अलग दिखाई देता है, और उस क्षेत्र में जहां से आप भी आते हैं, उस क्षेत्र में विकास बहुत पीछे छूटता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बात जो मुझे वहां समझ में आई थी
कि मोदी की एक रोड योजनाएं, खराब केंद्र है सरकार NH की का। योजनाओं से लोग खुश थे, जी, तो जी। आपको लग रहा है कि विकास मुद्दा नहीं है बिहार में, सिर्फ मोदी जी मुद्दा है, मोदी जी की योजनाएं हैं वो मुद्दा है? नहीं, विकास देखिए, अच्छा आप भागलपुर गए थे, मैं भागलपुर का आपको बता दूं, पिरपैती हम लीड कर रहे हैं, बिहपुर लीड कर रहे हैं, भागलपुर टाउन लीड कर रहे हैं, नाथनगर लीड कर रहे हैं, हम लोग गोपालपुर भी लीड कर रहे हैं। भागलपुर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, पहले आपको ये बता दूं सूचना। दूसरी बात ये बता दूं कि जो आप रोड की बात कर रहे हैं, NH80 पर जो भागलपुर से मिर्ज़ा चौकी है, वो रोड क्योंकि 4 लेन अलग से बनना, उसका रिपेयर दिक्कत था, इसलिए आपको एक रोड के अलावा और कुछ खराब नहीं दिखा होगा। वो NH मेन रोड है, क्योंकि अलग से अलाइनमेंट होना है और इस पर लोड बहुत है। नहीं, मैं शहनवाज जी ये पूछना चाहता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया वो अलग, और मोदी जी ने जो केंद्र की तरफ से योजनाएं भेजी वो अलग। मोदी जी की योजनाएं काम कर गई हैं इस बार बिहार में, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, नीतीश जी और मोदी जी अलग कहाँ हैं जनाब, एक गठबंधन में हम काम कर रहे हैं। हम बिहार में भी सरकार में 15 साल में 1.5 साल अगर लालटेन वालों को हटा दें तो उसके बाद हम उनके साथ ही हैं, तो हम उनसे अलग नहीं हैं। नीतीश कुमार बोलें या बीजेपी बोलें, हम लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। गठबंधन जिससे करते हैं ईमानदारी से करते हैं। हमारे गठबंधन में बिहार के नेता नीतीश कुमार जी हैं, और पूरे नीतीश कुमार जी और JDU और हम पार्टी और VIP पार्टी पर आशीर्वाद जो ध्वज है ऊपर, वो नरेंद्र मोदी जी का है, उनका आशीर्वाद है। तो इसलिए ये सब चर्चा अलग वाली हम नहीं सुन सकते। हम बड़ी ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं साहब। ठीक है, संबित पात्रा जी को जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी किसी से दगा नहीं करता। तो एक सवाल विद्या संबित जी से लेना चाहूंगा। संबित जी, अगर अच्छा लग रहा है, अगर यही ट्रेंड होता है तो इसके 4 बड़े टेकअवेज आप क्या लेके जाएंगे? अगर NDA स्पष्ट बहुमत से वहां सरकार बना लेता है तो नेशनल लेवल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और 4 बड़े टेकअवेज बिहार इलेक्शन के क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो है, मैं आप कह दूं कि चूंकि 1 बजे किसी और चैनल में हूं, तो इसलिए यथाशीघ्र समाप्त करके आपसे अनुमति लूंगा। 4 बड़े टेकअवेज। नंबर 1, जो मैंने कहा कि ये सबसे टेस्टिंग टाइम पे चुनाव हो रहे हैं। कोविड के प्रबंधन के बीच में इस प्रकार का चुनाव करवा पाना होना, इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद दूंगा, और बिहार की जनता की परिपक्वता को, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड का मैनेजमेंट किया है, कहीं ना कहीं आज जनता ने केवल बिहार में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में जहां जहां बाइपोल हो रहा है, एक स्टैंप लगा दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने ठीक किया है। नंबर 2, देखिए, मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये जो परफॉर्मेंस रहा है, 80 करोड़ जनता के घर तक राशन पहुँचाना छठ पर्व तक, और लोगों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है बनिस्बत जिसको लेकर विपक्ष लड़ रहा था। विपक्ष कहीं ना कहीं अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति और कास्ट बेस्ड की MY फैक्टर के आधार पर चुनाव लड़ना, ये विपक्ष का फेल्योर रहा है। और जो अभी शहनवाज जी ने कहा, अर्बन और रूरल में रूरल वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा रही है। मैं आपको एक बात समझा दूं यहां पर कि अर्बन वोट्स में मुख्यतः क्या विषय होता है। अर्बन वोटिंग में मुख्यतः विषय होता है नौकरी का, जिसको अंग्रेजी में जॉब्स कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पूरा का पूरा विपक्ष का नैरेटिव इस विषय को लेकर था कि हम आएंगे अगर सत्ता में तो 10 लाख नौकरी तत्क्षणात अपने पहले कैबिनेट की बैठक में दे देंगे। आप बताइए, नौकरी पियून बनना, ऑफिसर बनना, ये तो शहर के लोगों का ज़्यादातर रुझान रहता है ना, उसको देखकर शहर के लोग वोट करते हैं। मतलब अर्बन वोटर जो है ये जुमले में फंसा नहीं, ये 10 लाख वाला जॉब्स के जुमले में फंसा नहीं। वहीं जो रूरल वोटर है वो क्या देख के वोट करेगा कि हमको राशन मिला, हमको सिलेंडर मिला है, मनरेगा में बढ़ाकर रेट दिया है, हम अपने किसी और शहर से अपने गांव में लौट के आए और वहां मनरेगा के माध्यम से हमको नौकरी देने का काम मोदी जी ने किया है। रूरल डब्बे जब खुलेंगे आप देखिएगा वो पूरी की पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में रहेगी। ये हमारे टेक्स है, मगर मैं अंत में फिर भी कहूंगा कि अभी हम सबको बहुत ही संयमित रूप से आगे बढ़ना है। अभी कौन किस करवट बैठ रहा है ये 4-5 बजे तक थोड़ा बहुत सॉलिडिफाई होगा, इसलिए ना बहुत उत्तेजित और ना ही हतोत्साहित,
शांत भाव से संयम के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी इस 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। संबित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहनवाज जी हमारे साथ बने हुए हैं। विद्या, क्या है अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज? लेकिन बताइए बड़ी खबर यह है कि अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर चल रही है। बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान आ गए हैं, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 वोटों का अंतर है, कहीं 500 वोटों का अंतर है रुझान में। हालांकि एनडीए को बहुमत जो है स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। 130 सीट बीजेपी प्लस को और आरजेडी प्लस को 100 सीटों पर अभी रुझान में बढ़त है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए दीपक जी, हम सुबह से लगातार, और बिहार भी मैं गया था, तब से लेकर अब तक हम यही कह रहे हैं कि देखिए हम प्रमाणिक तरीके से कोई भी बात कहते हैं, हम ग्राउंड जीरो पर उतरकर कोई भी बात कहते हैं। और हमने आज सबसे पहले तमाम एग्जिट पोल लगातार लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन सबसे पहले जो रुझान आया था हमने उस वक्त बता दिया था कि देखिए एनडीए को लीड मिल रहा है बिहार में, यानी कि एनडीए की सरकार बन सकती है रुझान में। और जैसे ही हमने वो रुझान दिखाए थे उसके बाद तमाम जो रुझान या रुझान जो अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे थे वो सब बदलने लग गए थे। लेकिन हम बहुत प्रमाणिक तरीके से दिखा रहे हैं। मैं भी बता दूं, टैली आरजेडी की बड़ी है, 100 से ऊपर हो गई है आरजेडी इस वक्त। 102 पे महागठबंधन आगे चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का फिलहाल नुकसान हुआ है। 128 बहुमत से ज्यादा, बहुमत से 6 सीटें ज्यादा, और लोक जनशक्ति पार्टी 3 पर इस वक्त है और अदर्स 10 पर, यानी अदर्स के खाते में भी नंबर आ रहा है। और ये देखिए जेडीयू के दफ्तर में इस वक्त पटाखे चल रहे हैं। हाँ, संबित पात्रा कह रहे थे दीपक जी कि संयमित होकर हम सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को अभी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, संयमित होकर बोलने की जरूरत है। लेकिन जेडीयू में देखिए उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार ऐसा फिर से लग रहा है जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, समर्थकों को कि उनकी सरकार फिर से बिहार में बनने जा रही है। हालांकि हम भी ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। 2 से 4 बजे का जो टाइम होगा वो बहुत क्रूशियल टाइम होगा, महत्वपूर्ण टाइम होगा, और उस वक्त लगभग ये तय हो जाएगा शहनवाज जी कि अभी बिहार में क्या होने जा रहा है वो स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं शहनवाज जी कि जेडीयू के दफ्तर में तो पटाखे फूटने लग गए हैं। देखिए, हम जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं उसमें हमारा रुझान ज़्यादा दिख रहा है और हम लोग बहुत अच्छे से जीतेंगे, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं न्यूज़ नेशन पे बाद में थोड़ी देर बाद बैठूंगा, पूरी सरकार बना के बैठने वाला हूं। आपको मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल थे वो फेल हो गए। तो गरीबों का साथ हमारे साथ है, विश्वास है, नीतीश कुमार जी का काम है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, और हम इस चुनाव को अच्छे से जीतने वाले हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अभी भी उम्मीद कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि भाई इस बार भी गाड़ी जाते जाते स्टेशन से छूट गई हमारी? दीपक भाई, संभावनाएं तो अभी भी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसा कि आपका भी रिपोर्ट आ रहा है कि 1000 वोट के अंतर से बहुत सारे सीट जो भी निर्णय होगा बिहार की जनता का, उसको आशीर्वाद समझकर हम स्वीकारेंगे। न हम जीत में, विजय में, और न ही हम पराजय में कोई अपनी विनम्रता को खोएंगे। ये सच्चाई है। जहां तक बात है काम करने की, तो बिहार में जो एजेंडा हम लोगों ने दिया है, रोजगार का एजेंडा है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का एजेंडा है, नियोजित शिक्षकों के अधिकार का एजेंडा है, या महिलाओं के उत्थान का एजेंडा है, वो एजेंडा हम सदैव लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार आएगी तो भी, हमारी सरकार नहीं आई और हम विपक्ष में भी रहें तो बिना थके, बिना हारे उस काम को ईमानदारी से जनहित में निभाने का काम करेंगे। ठीक है, आपको लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डॉक्टर अजय उपाध्याय जी धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मामला जो है स्टेशन से ट्रेन पे बैठते बैठते ट्रेन छूटती जा रही है। अजय उपाध्याय जी, आपकी वाणी से ये प्रतीत हो रहा है मुझे। दीपक भाई, आप एक मजे हुए पत्रकार हैं और इतने दिनों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजनीति में तो एक संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी संभव है, और सभी संभावनाओं को सिरोधार्य होकर के स्वीकारना चाहिए। चाहे जीत हो या पराजय हो, उन्मादी नहीं होना चाहिए। जीत में और पराजय में भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है और मुझे लगता है पार्टी भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी और हम सभी लोग मिल करके
बिहार की जनता के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए काम करेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत हार आपके अभी के से रिपोर्ट में दिख रहे हैं, इसको नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत तौर पर स्वीकारना होगा। लेकिन अजय जी, मैं अगर आपसे ये सवाल पूछता हूं कि 50 के आसपास है नीतीश कुमार, और आपका अपनी बात तो बहुत करिए। खराब है, बहुत खराब है आपका स्ट्राइक रेट। अजय जी, नहीं 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 नहीं, ये मुझे लगता है कि ये शायद आपको स्ट्राइक रेट का प्रतिशत निकालना होगा पुनः। हमारी पिछली बार कितनी सीट पे चुनाव लड़े थे और कितना जीते थे? देखिए अभी निकाल देता हूं मैं। 41 पे लड़े थे और 27 जीते थे। 41 पे लड़े थे, आप 27 जीते थे। और इस बार 70 पे लड़ रहे हैं और 12 जीत रहे हैं। देखिए 12 पर आगे चल रहे हैं, अभी 12 या 18 पर। आप ऐसा, दीपक भाई, आप ऐसा ना इंसाफी कांग्रेस के साथ नहीं कीजिए। अभी फाइनल टैली आने दीजिए, हम कम से कम 19-20 तो मिनिमम रहेंगे। मतलब पिछले बार के मुकाबले इस बार आपका परफॉर्मेंस और खराब होने वाला है, ये आप स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, देखिए हार तो जेडीयू के साथ भी बहुत सीट आई है, 71 सीट पे थी, आज कहां है आप देख रहे हैं। आरजेडी को भी यदि अभी के आंकड़े को आप देखेंगे तो वो भी कम है। अजय जी, क्या आप इस बात से खुश हैं कि जेडीयू की सीटें कम हो रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सीटें भी कम हो गई, जेडीयू की भी कम हो गई, तो चलिए चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हार यदि कम होती है तो निश्चित तौर पे हार हम मानेंगे, इसको स्वीकारेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सच्चाई को स्वीकारना ही चाहिए। सच्चाई को स्वीकारने से आदमी कभी और पार्टी कभी छोटी नहीं होती है। और यदि हमारी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ेंगे तो उसे भी आपके सामने रहेगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि 2-3 घंटे की बात है, अंतिम दौर का जब तक नहीं रिजल्ट आता है, मुझे लगता है हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि भाजपा के भी एक बजे हुए लीडर यहाँ हैं जो ऑलरेडी चुनावी राजनीति में रहे हैं, उन्हें भी इसका आभास है। और हम लोग जैसे, आप जैसे पत्रकार को भी इसका आभास है कि जब मार्जिन बहुत कम है, 1000 के कम मार्जिन से बहुत सारे सीटें हैं, तो अभी मुझे लगता है कि ज्यादातर ही होगी किसी को पूरी तरह से मैंने दौर से बाहर कर देना। आर.के. सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, आपकी जानकारी क्या कहती है? क्या ये लीड बरकरार रहेगी या इस लीड से पीछे होने वाला है एनडीए? आपकी जानकारी क्या कह रही है, क्योंकि आपके पास भी इलेक्शन कमीशन के बराबर ही सोर्सेस है बिहार में। नहीं, वो तो ठीक है, संबंध तो सबसे हैं ही, लेकिन ये चुनाव अभी बहुत ही अच्छा चुनाव हो रहा है, टफ हो रहा है। और इसमें तो जब तक कि आखिरी राउंड तक काउंटिंग नहीं हो जाए, एकदम से किसी को कहना ये सही नहीं होगा। क्योंकि ऐसे चुनाव जो मैंने देखे, मैं तो 1967 से सारे चुनावों को देख रहा हूँ, रिपोर्ट भी कर रहा हूँ एज जर्नलिस्ट भी, और कवर भी कर रहा हूँ, एनालाइज भी कर रहा हूँ, एज पॉलिटिकल लीडर भी देख रहा हूँ। तो जब कभी ऐसे चुनाव होते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सब्र से इंतजार करना चाहिए। क्या मैं आपका खुद का प्रेडिक्शन जानना चाहता हूं। आर.के. सिन्हा एक खाटी पत्रकार और एक खाटी उद्योगपति का अनुभव क्या कहता है? आपको क्या लगता है, एनडीए निकाल लेगी इस बार भी? मुझे तो लगता है कि अंततः एनडीए सफल हो जाएगी। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये चुनाव बहुत ढंग से हुआ। और इस चुनाव में काफ़ी दिनों के बाद मुद्दों पर बात हुई है, और ये सभी लोगों ने, चाहे वो दिल से मुद्दे उनको प्रिय हों या नहीं हों, लोगों ने कहा है, विकास की बात की है। एक बार 1967 में जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उपाध्याय ने मिलके कांग्रेस विरोध में एक संयुक्त विधायक दल बनाया था, और वो उस समय जो माहौल था, लगभग वैसा ही माहौल यहाँ पे आज के दिन में देखने को मिला है। ठीक है सिन्हा साहब, देखिए आपके ही सहयोगी अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू से। अभिषेक झा, क्या आपको लग रहा है कि आपने जो काम किया है पिछले 15 साल में या पिछले 5 साल में जो करके दिखाया है, उसका नतीजा ये रुझानों में दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से हमने जब भी बात की है, एनडीए ने जब भी बात की है, तो विकास आधारित जो मुद्दे रहे हैं उन्हीं पर बात। संपर्क टूट गया अभिषेक झा से, लेकिन आर.के. सिन्हा साहब, एक बार फिर से आपके पास आता हूं मैं,
और मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या लग रहा है आपको कि ये नीतीश सरकार की जीत है या बीजेपी ने बहुत ज्यादा बढ़त बनाई है अभी तक रुझानों में? तो ये बीजेपी की जो योजनाएं हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रचार किया गया, बीजेपी की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए, उसकी जीत है। जी, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आ रहा है। उदित राज का स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है और अभी से ईवीएम पर गलती निकालने लगे हैं। अब गलती ईवीएम में है या उनकी स्ट्रेटेजी में है? सुनते हैं उदित राज ने क्या कहा है। जमीन से हो सकता है तो ईवीएम क्या चीज है? और अभी बड़ौदा जो हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो ब्लूटूथ से वो जो कोडिंग थी 1 2 3 4 जो भी कोडिंग थी उससे लड़के जो है हैक कर रहे थे और वोटिंग डाला, वो पकड़े गए हैं। तो ईवीएम जनतंत्र के लिए, ये नहीं कि केवल बिहार के चुनाव को देखते हुए, मैं पहले से कह रहा हूँ, आज कहना और भी तार्किक है। अगर पहले मैं कहता तो अलग बात है, पहले 10 बार कहा हूँ, आज इसलिए भी कहा कि मौका और दस्तूर भी है। तो सर ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जिस तरह से एनडीए आगे चला गया उनका अपने सिगोफा छोड़ देगा, ये कह रहे हैं कि अब एनडीए जीत रहा है तो ईवीएम की। हाँ, एक कारण यह भी है क्योंकि जहाँ बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट को लोग सुन नहीं रहे थे, मार मार करके दौड़ा रहे थे, मोदी जी की रैलियाँ फ्लॉप थी और नीतीश जी को तो कोई सुनने को तैयार नहीं था और कई जगहों पे जनता ने बहुत रोष भी प्रकट किया है। ऐसी परिस्थिति में तो 200 सीटों के आसपास अगर महागठबंधन चला जाता तो कोई ताजुब नहीं होना चाहिए था। मैं खुद देखा था कि हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ में विरोध। तो ये वोट कहाँ से मिल रहा है? कोई ना कोई गड़बड़ी मुझे तो नज़र आती है इसमें। मैं अपनी व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा व्यक्तिगत तौर से, इसको आपको पार्टी का हिस्सा न मांगना कि कांग्रेस पार्टी का ये बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, जो ज़मीन का मैंने ऑब्जर्वेशन देखा। और ईवीएम का मेरा आज से नहीं, जब कांग्रेस में नहीं था तब से मैं कहता चला आ रहा हूँ कि जब 32 देशों ने ईवीएम को त्यागा है, जापान ने, जर्मनी ने, अमेरिका ने और तमाम देशों ने ईवीएम को पहले अपनाया, उसके बाद में त्यागा। उनकी तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अगर आप मोबाइल लेके बैठे हुए हैं तो आपका CIA आपको पूरी कन्वर्सेशन को सुन सकता है, पूरी गतिविधि को देख सकता है। आपका मोबाइल, एक फिल्म भी बनी हुई है CIA के ऊपर बनी हुई। तो आप ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है और सोशल मीडिया के टेक्नोलॉजी है, ये तो भरोसा किए ही। देखिए, बहुत राज्य और उनकी थ्योरी, एक से एक थ्योरी, CIA बातचीत सुन सकता है, बहुत दिलचस्प बात करते हैं। लेकिन अजय उपाध्याय जी, ये सेल्फ गोल क्यों करते हैं? अपनी तरफ ही क्यों गोल मारते हैं बार बार उदित राज जी? और इन्होंने तो ईवीएम को जो है मुन्नी और शीला से ज्यादा बदनाम कर दिया है। देखिए दीपक भाई, इन्होंने जो अभी सुना अपने सारा वाक्य, तो निश्चित तौर पे उन्होंने अंतिम में एक बात जरूर कही कि इनका वो व्यक्तिगत राय है और उदित राज जी का व्यक्तिगत राय अब और अजय जी, अगर गलती से आप जीत गए, गलती से आप जीत गए तो क्या होगा? दीपक जी, व्यक्ति तो उन्हीं के हैं ना, कांग्रेस के ही हैं। इस मामले में स्पष्टवादिता के साथ कह रहा हूं जी, स्पष्टवादिता के साथ कह रहा हूं कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं। पर आप भी तो ईवीएम पर सवाल उठाते रहे। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में शाम को काउंटिंग से पहले आपने तो ईवीएम को खारिज कर दिया था पूरी तरह से। नहीं, ईवीएम पर हमारी जो चर्चा चुनाव से पहले हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया कि पहले उसकी वोटिंग और की काउंटिंग होनी चाहिए। काउंटिंग नहीं हो पाई, बाद में कराएंगे। अजय जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे थी जी, लेकिन आज के किसी एपिसोड में स्पष्ट मैं कर दूं कि ईवीएम से कोई बात नहीं है। जनता का जो आशीर्वाद होगा हम उसको स्वीकारेंगे और आगे बिना थके, बिना रुके बिहार की जनता के कल्याण के लिए, उनके उत्थान और बिहार के नवनिर्माण के लिए हम पूरी एक माने प्रतिबद्ध प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, ये बाइट रिकॉर्ड कर लेते हैं। दीपक जी, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। ना, अजय उपाध्याय जी, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा। लोग उदित राज जी का बयान सुनने के बाद ये जरूर बोलेंगे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब
उदित राज जी एक निश्चित तौर पे एक वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा में भी थे, अभी कांग्रेस में हैं। उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने स्पष्ट था, वो भाजपा में थे तो भी बात थे, अभी भी रख रहे हैं, उनके अनुभव बता रहे हैं। तो आपसे देखें, पार्टी का ये अभी कोई अधिकृत बयान नहीं है। पार्टी का अधिकृत बयान मुझे नहीं लगता कि आप भी इसको चलाएंगे, और पार्टी का जो निर्णय होगा रिजल्ट के बाद। अजय उपाध्याय जी, आपको पता है खिलाए पिलाए का नाम नहीं होता है, देव पटके का होता है। इन्होंने तो देव पटका है आपकी पार्टी को एक स्टेटमेंट में। अब देखिए, चर्चा पर चर्चा, राजनीति ये सब चलती रहती है। राजनीति में हर चीजों का अपना अर्थ है, अपना मायने है। आप जो मायने निकालना चाहें झा जी, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात है कि अभी 2-3 घंटे बचे हुए हैं, और मैं ये मानकर चलता हूं कि जनता का जो निर्णय होगा हम सहर्ष स्वीकारेंगे। ठीक है, चलिए आपकी ये बात हम रिकॉर्ड करके रख भी लेते हैं अजय जी, और कोई अगर आपका नेता या प्रवक्ता कहेगा बाद में कि ईवीएम में प्रॉब्लम थी तो हम उसको सुनवा देंगे, दिखा देंगे दीपक जी। लेकिन आरके सिन्हा साहब बहुत देर से आपकी बात सुन भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। आरके सिन्हा साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो लोग ईवीएम से बैलेट पेपर पे जाना चाहते हैं, एलईडी बल्ब से वापस लालटेन पे जाना चाहते हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँगा। भारत की चुनाव व्यवस्था, भारत का चुनाव आयोग, भारत की चुनाव प्रक्रिया विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। अभी जो अमेरिका के चुनाव में हुआ आपने देखा, वहाँ 50 स्टेट में 50 तरह के नियम हैं, और 50 तरह की काउंटिंग, 50 तरह की वोटिंग, बैलेट पर के पहुंचने और नहीं पहुंचने पर कितना विवाद हुआ जी। हमारा चुनाव आयोग मैं रोक रहा हूं आपको, मैं आपको रोक रहा हूं सिन्हा साहब, माफी के साथ। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना की वजह से जो नतीजे हैं वो थोड़ी देरी से आ सकते हैं। देर शाम तक बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे, और जैसा कि लगातार चर्चा भी हो रही थी कि अभी जो गिनती हो रही है वो स्लो हो रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से हर बूथ का जो ईवीएम था वहां पर नंबर्स सीमित कर दिए गए थे। कितने नंबर्स वहां पर पहुंचेंगे, लोगों की संख्या कितनी होगी, वो सीमित कर दी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि गिनती भी उसी आधार पर हो रही है, धीरे धीरे गिनती हो रही है। लिहाजा देर शाम तक बिहार चुनाव के नतीजे स्पष्ट होंगे, आएंगे, लेकिन रुझान जो हैं वो तो आ रहे हैं लगातार, और रुझानों में एनडीए को बहुमत है इस वक्त। आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन को 103 सीटें मिल रही हैं, और एलजेपी बहुत नीचे दीपक जी जाते हुए 1 सीट पर एलजेपी आ गई। मैं एक और एडिशनल जानकारी देना चाहूंगा। चुनाव आयोग का जो बयान आया है उसके मुताबिक हर बार लगभग 25 राउंड होते थे गिनती के, लेकिन इस बार 35 राउंड होंगे, इसीलिए लेट इवनिंग तक नतीजे आएंगे, और कुछ जगहों पर 50 राउंड भी होंगे विद्या। तो अब जो कैलकुलेशन निकल कर सामने आ रहा है चुनाव आयोग का, वो ये कह रहा है कि 5 से 6 के बीच अब नतीजे क्लियर हो पाएंगे। इसीलिए संबित पात्रा कह रहे थे कि धैर्य रखने की जरूरत है, इसीलिए अजय जी भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन अभिषेक जी, आपके पास मैं आता हूं, क्या लग रहा है आप लोगों को कि आपने जो काम किया उसी आधार पर वोट मिला है आप लोगों को? अगर ऐसा है तो रुझान में ही सही, लेकिन सीटें इतनी कम क्यों हो गई हैं? निश्चित रूप से एनडीए से चुनाव में गया था नीतीश कुमार जी, जब भी उनका भाषण सुनेंगे, 15 वर्षों में हमने जो विकास कार्य किए थे उनका लेखा जोखा जनता के सामने रखते थे, और विकास को ही हमने अहम मुद्दा बनाया था। और दूसरी बात कि आप कह रहे हैं सीटें कम आ रही है, जब हम फाइट में होते हैं कहीं पर तो कुछ लोग नकारात्मक राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और आते भी हैं। खासकर मेरा इशारा सीधा सीधा लोजपा की तरफ है कि जिस तरह की नकारात्मक राजनीति करने की कोशिश उन्होंने की है, बिहार को संवारने की बात कभी नहीं की, लेकिन असंभव नीतीश का नारा दिया। अरे अब तो यह बात समझ में आ ही रही होगी सबको कि जो महागठबंधन के साथी कहते थे कि चुपचाप लालटेन छाप, ये तो उल्टा पड़ गया भैया, कि चुपचाप जो हमारे चुप्पा और साइलेंट वोटर्स थे बिहार के, कहीं ना कहीं उन लोगों ने तीर छाप या कमल छाप या कढ़ाई छाप या नाव छाप पर अपना वोट दे दिया है सीधा सीधा। लेकिन सिन्हा साहब कई जगहों पर मैं पहुंचा, वहां मैंने देखा कई विधानसभाओं में बिहार में जब चुनाव चल रहा था उस वक्त मैं पहुंचा था, मैंने देखा था कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर एलजेपी के कैंडिडेट ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वोट काटने के लिए उतारे गए हैं। उनके पास कैंडिडेट कहां थे? आप एक स्टेटमेंट से समझिए मेरे, इस चुनाव में ऐसा था कि दागी भरोसे लालटेन था, दागियों को टिकट देना था लालटेन को यानी आरजेडी को, और बागी भरोसे बंगला था।
बागी भरोसे बंगला, मतलब इन लोगों ने बागियों को टिकट दिया। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि दागी भरोसे लालटेन और बागी भरोसे बंगला था। तो ये सिचुएशन में ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। इन लोगों की मंशा थी कि हम जनता को कंफ्यूज करें, लेकिन एट द एंड अभिषेक, मैं अति उत्साह में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात सच है। आप अपनी बात को दुरुस्त तरीके से कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके सहयोगी से ही सवाल पूछ रहा हूं, आरके सिन्हा साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूं। सिन्हा साहब, कई जगहों पर, कई विधानसभा पर मैं पहुंचा, वहां पर मैंने देखा कि एलजेपी के जो कैंडिडेट थे, सही बात है, या तो वो बीजेपी के बागी कैंडिडेट थे, या ऐसा लग रहा था कि इसलिए उतारा गया है कि वो वोट कम से कम काट सके। ऐसा क्यों हुआ? मैं नहीं समझता हूं कि इसलिए उतारा गया है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बीजेपी के कुछ बागी एलजेपी ने चुनाव लड़वाया है। एलजेपी की जो भी शिकायत थी वो मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ व्यक्तिगत थी। उनके वो रामविलास पासवान के राज्यसभा के चुनाव के समय से चल रहा था मामला। अब उसमें कोई पूरे एनडीए को इन्वॉल्व होने की बात भी नहीं थी। ये जरूर दुखद हुआ कि हम लोग उस चीज को सुलझा नहीं पाए। अगर सुलझा लेते और मिलजुल के लड़ते तो और बढ़िया करते। अजय जी, बिहार में ऐसा मौका आप लोगों को मिला था, कई जगहों पर लोगों से मेरी बात हो रही थी तो वो बीजेपी के सपोर्टर हो गए थे, पुराने कांग्रेसी थे, बाद में वो बीजेपी के सपोर्टर हो गए थे, लेकिन अब वो चाह रहे थे कि उन्हें अच्छा कैंडिडेट मिले तो वो कांग्रेस के लिए वोट कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने अपने उम्मीदवारों को उतारने में गलती कर दी? क्या आप लोगों ने अपनी रणनीति बनाने में चूक कर दी, इसलिए पिछली बार के मुकाबले और नीचे आ गए हैं इस बार आप लोग? मुझे लगता है रिजल्ट आने के बाद ही इस पर हम सही से एनालिसिस करके, और इस पर क्या हमारी कमी रही, क्या रणनीतिक फेल्योर रही या अच्छाई रही, या हमारे स्ट्रेटेजिस्ट की कमी रही, टिकट बंटवारे में कोई गलती हुई है, ये तो सारी चीजें आफ्टर रिजल्ट ही एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। यदि अभी इसी वक्त मैं इन सारी चीजों की चर्चा आपके सामने करूं तो मुझे लगता है वो एनालिसिस भी सही नहीं होगा और वो नाइंसाफी होगी। पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, पार्टी के लीडर हैं, निरंतर पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से पार्टी के लोग ने सड़क पर भी संघर्ष किया है और पार्टी को खड़ा किया है। टिकट बंटवारे में एक क्विक अपडेट कर देता हूं अजय जी, मैं आपको यहीं रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। एक क्विक अपडेट दे देता हूं। 243 में से 243 सीटों के रुझान आ गए हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, 5 से 6 बजे तक का इंतजार करना होगा फाइनल पिक्चर के लिए। लेकिन फिलहाल 129 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 103 सीटों पर महागठबंधन आगे है, लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ 1 पर और अदर्स 10 पर। तो यहां अभी भी कांटे का मुकाबला है, क्योंकि कोरोना के चलते काउंटिंग बहुत धीरे हो रही है। अभी भी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। इसीलिए चुनाव आयोग ने बयान दिया है कि शाम तक का इंतजार करिए फाइनल रिजल्ट्स के लिए। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, कुछ ही मिनटों में फिर हाजिर होते हैं। मैं और विद्या।